नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 5 रूल के बारे में बताऊंगा। ज़िंदगी में सुख और समृद्धि चाहिए तो 5 रूल वो कौन कौन सा होना चाहिए। पहला है क्रिएट वैल्यू, अपना वैल्यू क्रिएट करना है और ये काफ़ी आसान हो सकता है अगर इस पर सोचेंगे थोड़ा सा। जो भी काम कर रहे हैं फोकस्ड वे में करना है, जो भी काम कर रहे हैं एकाग्र होकर करना है। आप देखते होंगे समाज में कि एजुकेशन बोलते हैं कि बहुत कम है, उसका पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पैसे खूब छाप रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो उस समय जो काम कर रहे हैं फोकस वे में कर रहे हैं, एट ए टाइम एक ही काम कर रहे हैं। आप देखेंगे एक ऑफिस में MBA करके आए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, डिग्री तो बहुत ज़्यादा उनके पास है, लेकिन जो ऑफिस के मालिक हैं ना, जब भी बुलाते हैं 12th पास एक लड़का है और अपने काम को इतने तन्मयता से करते हैं, फोकस वे में करते हैं कि जब भी मालिक को बुलाना पड़ता है तो इन्हीं को बुलाते हैं, क्योंकि ये अपने काम में इतने लीन हैं और इतने हर चीज़ को परफेक्टली जानते हैं कि इनको मालिक इनको ही बुलाते हैं। ये पढ़ा लिखा डिग्री वाला आदमी को नहीं बुलाते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण जो ये है कि कबीर जी न कभी स्याही कलम कभी हाथ में छुए भी नहीं, चादर बुनते थे और बेचते थे और कहते थे चादर बेचने के लिए, लोगों को बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, राम को देने के लिए कर रहा हूँ। राम राम लिख कर चादर बुनते थे और वो करते करते अपने काम में फोकस होके बैतरनी पार कर गए। ठीक उसी तरह समाज में देखेंगे आप, कोई पान बेचने वाला है, करोड़पति है, जूता सिलने वाला है, शहर का सारा जूता उसी से सिलवाना चाहते हैं। सिलाई करने वाले हैं, एक महीना का वेटिंग पीरियड है, आपको वहाँ सिलाई करने के लिए देना है तो 1 महीना के बाद कपड़े मिलेगा, क्योंकि वो अपने काम में इतने फोकस हैं, परफेक्ट काम करते हैं। दूसरा फैक्टर है नॉलेज का। आपको अगर किसी काम में मन तो लगता है लेकिन इम्प्रूवमेंट करना है तो वो नॉलेज, आज के डेट में इंटरनेट है, इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे मोबाइल पे कोई भी चीज़ आ गया तो देख नहीं लेंगे उसको, हमें क्या देखना है हम वही देखते हैं। जो नॉलेज हमें चाहिए हम वही वीडियो प्ले करते हैं, वही देखते हैं। लेकिन लोगों को देखेंगे रील पे रील चलते जा रहा है, 2 घंटा 3 घंटा टाइम पास कर रहे हैं, तो फोकस उनका अगर डगमगाएगा। और आज के डेट में जो जनरेशन है 6 से 8 घंटा जवानी के दिनों में PUBG अगर खेलेंगे तो फिर ज़िंदगी में उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है। एक बंदा जो मेरा वेबसाइट बना रहे हैं, रात में 1-1:30 बजे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूं, और कभी कभी पूछ दिया था एक बार कि आप इतने रात को काम कर रहे हैं, आप PUBG नहीं खेलते हैं औरों की तरह? तो इनका कहना है कि ये लोग जो है ना चूजे हैं, अभी अंडे से बाहर नहीं निकले हैं। बड़े बड़े एज के लड़के सब ये खेल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है ज़िंदगी में उनको जाना कहाँ है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे बताइए, जो लोग अपना वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने नॉलेज को बढ़ा करके, उनका दुनिया कदम चूमेगा, या रात में टाइम पास करके PUBG खेल रहे हैं उनका ज़िंदगी सक्सेसफुल होगा। तीसरा फैक्टर है कि लोग बोलते हैं ना पैसा नहीं है मेरे पास, साधन भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। ना पैसा है ना साधन है, लेकिन आपके पास जो आइडिया है ना आपके खोपड़ी में, वो सिर्फ आपका है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बहाना बनाना ना कि पैसा नहीं है साधन नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। जो बड़ा आदमी हुआ है ना, उसके बाद पैसा भी नहीं था साधन भी नहीं था, एक आइडिया था, एक जुनून था, जिसके दम पे वो सक्सेसफुल बन गए। चौथा फैक्टर है कि एसेट और लायबिलिटीज के अंतर को आपको समझना है। एसेट मतलब क्या होता है? जो आपके जेब में पैसे डाले उसको बोलते हैं एसेट, और जो आपके जेब से पैसे ले ले उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। उदाहरण के तौर पे आपके पास एक कार था, वो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा था, बिजनेस करते थे, जो भी काम करते थे, वो कार आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा था। लेकिन देखा देखी पड़ोसी के नया कार आया है, ब्रांड न्यू कार लिए हैं, तो आपने भी ले लिया, तो ये आपके लिए लायबिलिटीज हो गया। क्योंकि जो काम आपका ये कार कर रहा था, अब दूसरे कार का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पैसा लगा दिया, तो ये आपके लिए लायबिलिटीज हो गया। मतलब आपके जेब से पैसे गए, आ तो इस कार से रहे थे। दूसरा उदाहरण ये है कि एक घर में आप रह रहे हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं, सुख समृद्धि सब कुछ है, और आपके जीवन में जैसे ही बैंक अकाउंट में 10-12 लाख रुपया है ना, बयाना दे के 1 करोड़ का लोन लेके आपने दूसरा फ्लैट ले लिया। 1 करोड़ का लोन लिया 7% के ब्याज पे, और इसका 7% सालाना का मतलब होता है 7 लाख रुपया। जो लोग नहीं जानते हैं, 1 करोड़ का 7% ब्याज 7 लाख रुपया होता है। इस घर को लिया, फ्लैट को लिया, और इसको 25,000 के रेंट पे लगा दिया, तो साल का कितना हो गया? 3 लाख रुपया सालाना। दे रहे हैं 7 लाख रुपया सालाना ब्याज और ले रहे हैं 3 लाख रुपया सालाना,
तो ये हो गया लायबिलिटीज, बहुत बड़ा लायबिलिटीज। हमें नहीं समझ में आता है कैसे लोग कैलकुलेट करते हैं 7%, 8%, 9%, पर्सनल लोन भी, प्रॉपर्टी लोन 12% तक लेके और उसको रेंट पे लगा देते हैं। ज़िंदगी भर जो है ना गधे की तरह काम करते रहे हैं दूसरों के लिए। मैं वही किया हूँ, कोई ख़रीदा है मैं जाके उसमें घुस जाता हूँ। बोलते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं मम्मी घर खरीद लो, घर खरीद लो। उसने ज़मीन खरीद लिया 50 लाख का, 60 लाख का, बोले खरीदने दो, बनाने भी दो अच्छा से, 40-50 लाख रुपए और खर्चा करने दो, उसके बाद हम उसमें जाके घुस जाएंगे 10-12 हज़ार के रेंट पे। तो ये चीज़ अगर इतना ही पैसा ज़्यादा हो गया फिर तो ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है तभी तो सीखना पड़ रहा है। तो इस तरह से करके ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। मैं आपको हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। एक बैंक 40-50 साल से रेंट पे है, कॉर्नर के ब्रांच में, जहाँ मार्केट है कॉर्नर का ब्रांच उनके पास 40-50 साल से रेंट पे है। आपको और हमको बोलते हैं लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, चौथा फ्लैट खरीद लो। खुद 40-50 साल से रेंट पे रह रहे हैं। उन्होंने अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया है और हमें लोन में फंसा करके बोलते हैं लोन में EMI देते रहो। अब पांचवा फैक्टर है जो लोगों को कम समझ में आता है, सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, जबकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अंतर है। सेविंग मतलब आपका जो इन्फ्लेशन है उसके बराबर आपको रिटर्न मिल गया। मतलब 1 लाख का कोई चीज़ आज खरीदते हैं, 10 साल के बाद भी अगर खरीदना चाहें तो वो खरीद पाएंगे यदि आपने बैंक में रखा पैसा और 6% का ब्याज मिल रहा है। इन्फ्लेशन भी लगभग 6% का है, तो 10 साल के बाद बैंक से पैसा निकालिए वही चीज़ खरीद लीजिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जो आपके इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे पाए, उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब यदि ये इंटरेस्ट ऐसे जगह पे पैसा लगाते हैं 12, 13, 14, 15% मिल जाता, तो 1 लाख अगर इन्वेस्ट किया और आज वो सामान नहीं खरीदे जो 1 लाख का मिलता था, उसको इन्वेस्ट किया कर दिया ऐसे जगह पे 10-12%, 13% रिटर्न मिल जाए, तो 10 साल के बाद वो सामान तो हम खरीद ही लेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन 6% था और हमारा पैसा 12, 13, 14% के रेट से बढ़ा है, तो थोड़े से पैसे बच भी जाएंगे। जो थोड़े से पैसे बच जाएंगे अगर बचते हैं तो उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब इन्फ्लेशन से अगर ज़्यादा रिटर्न दे तो इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न दे तो उसको सेविंग बोलते हैं। तो हमेशा एक तरीका सोचना चाहिए जो आपको सेविंग से, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। 25-30 साल का एक रिकॉर्ड है भारत देश में, बाहर के देश में तो इससे भी पुराना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP एक ऐसा तरीका है जो आपको सेविंग से, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं एक फंड लेता हूँ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप कैटेगरी में 1995 से लेके 2023 तक मात्र 1,000 रुपये पर मंथ किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। 1,000 रुपये पर मंथ, 3,28,000 रुपये जमा किए हैं। 1,000 रुपये पर मंथ एक बार में नहीं दिए हैं, 3,28,000 जमा हुआ है और वैल्यू बना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 38 लाख। समझ में नहीं आएगा ये फिगर। अगर 1 करोड़ हटा भी देना, 3,28,000 का वैल्यू मात्र 38 लाख भी मिले तो भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे ऐसा रिटर्न है कि सारे जनरेशन का जो है ना गरीबी मिटा सकते हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन का। और रिटर्न चेक करेंगे 22% का रिटर्न सालाना जनरेट करके दिया है। अब एक साधारण आदमी को हमेशा एक कैलकुलेशन जरूर करना है कि क्या सेविंग, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या ग्रोथ। SIP के सेक्शन में गए और मान के चलता हूँ कि 10,000 रुपये पर मंथ आप अपने जीवन में, जब एक्यूमुलेशन फेज है, जब जवानी का फेज है, 25 साल तक आप मान लेते हैं काम करते हैं, तो बाद में एक्यूमुलेशन फेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा। मतलब अब बूढ़े हो गए तो पैसा चाहिए, तो पहला फेज जो एक्यूमुलेशन फेज है 10,000 रुपये पर मंथ किया, 25 साल तक किया और यहाँ पे सेविंग एलिमेंट जैसा 7% का रिटर्न मिले और ऐसे जगह पे हम इन्वेस्ट करें तो 30 लाख का वैल्यू 81-82 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन यही पैसा अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे ग्रोथ वाले ऑप्शन में डालें और 12% का रिटर्न मिले तो 81 लाख ना होके 1 करोड़ 89 लाख रुपीज़ यहाँ पे हो सकता है। और यदि गलती से वो म्यूचुअल फंड SIP रिटर्न 15% का रिटर्न दे दे मात्र 10,000 रुपये पर मंथ, तो 3 करोड़ 28 लाख रुपया हो सकता है 10,000 रुपये पर मंथ की दर से। 5,000 से कितना होगा, 2,000 से कितना होगा, हम 50,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं, उससे कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। 6% से कितना, 7% से कितना, 12% से कितना, ये कैलकुलेशन अगर खोपड़ी में बैठ गया ना तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तब आपको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। और जो ये बोलते हैं ना रिस्क है, मार्केट में रिस्क है, रिस्क आपको कैलकुलेट करना है 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। कल मार्केट अगर 20% डाउन हो जाए
तो आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप तो पैसा 15 साल 20 साल के बाद चाहिए। मैं अगर ये सोचा होता कि मार्केट में पैसा डाला 2007-8 में और उसके बाद गिर गया 20-30%, उसके बाद पैसा नहीं डालता तो आज जहाँ पे हूँ वहाँ नहीं होता। तो इसीलिए जब भी रिस्क कैलकुलेट करना है तो लंबे समय के लिए कैलकुलेट करना है। छोटे समय में इधर उधर होगा, लेकिन लंबे समय में 12 से 15% का रिटर्न मिला है और आगे भी मिलेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप चाहें तो मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। जब धीरे धीरे समझ में आए फिर यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।